नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। 2014 में गुजरात की राजनीति से निकलकर एक व्यक्ति भारत की राजनीति में आता है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए वादा किया जाता है हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इन फरवरी 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह कहते हैं कि यह सिर्फ एक जुमला है। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ऊपर हो जाता है चौकीदार का नारा। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था कि एनडीए सरकार अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, इस बार 400 पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ऐसा नारा देने का कारण बनता है कि 400 नहीं भी तो कम से कम अकेले अपने दम पर मेजॉरिटी तो हासिल कर ही लेंगे। लेकिन जैसे चुनावी परिणाम के नतीजे आते हैं तो बीजेपी को सीट मिलती है 240 और बीजेपी अकेले अपने दम पर मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर पाती। लेकिन एनडीए गठबंधन के कारण कुल सीटों की संख्या हो जाती है 293 और एनडीए अलायंस की ही सरकार बन जाती है और गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है टीडीपी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है नीतीश कुमार की जेडीयू। दिक्कत यहीं पर आती है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर ज़्यादातर फैसले अब नहीं ले सकती। उसे अपने सहयोगियों की भी उतनी ही आवश्यकता है। और आवश्यकता क्यों है, पहले आप इससे समझिए। संविधान के अनुच्छेद 368 में दो तरह से संशोधन होता है। एक होता है शासन के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। दूसरी तरह का जो संशोधन होता है उसमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। और अब बात आती है बिहार चुनावों की कि बिहार चुनाव बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। पहला और सीधा स्पष्ट जवाब इसका यह है कि अगर बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर नहीं चलती तो इसका सीधा इम्पैक्ट केंद्र की राजनीति पर भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। हालांकि चुनाव के बीच कुछ ऐसा होता है तो भी एनडीए अलायंस जेडीयू के बिना भी केंद्र में बहुमत में रहता है। लेकिन एनडीए अलायंस के फैसलों की स्पष्टता और सटीकता पर इसका असर पड़ सकता है। और संविधान का जो संशोधन विधेयक था इसमें आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो बिहार उस लिस्ट से बीजेपी के लिए कम से कम बाहर हो सकता है। लेकिन बीजेपी बिहार में बीच बचाव की स्थिति में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर भाजपा किसी राज्य में चुनाव लड़ रही होती है तो उस राज्य में नरेंद्र मोदी एक बड़ा चुनावी चेहरा होते हैं। लेकिन बिहार में खुद गृह मंत्री अमित शाह स्वीकार कर चुके हैं कि हम बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि हुकूमत हासिल करने की ख्वाहिश में मजबूरियों की माला पहननी पड़े या फिर इसके लिए किसी के साथ गलबैयाँ करनी पड़े, इससे न तो किसी पार्टी को गुरेज है और न किसी नेता को रत्ती भर फर्क पड़ता है। कि अगर ऐसा ना होता तो पिछले 20 सालों से देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बिहार में जेडीयू की पिछलग्गू ना बनी होती, और वह भी तब जब वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम रखती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भी हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। 2005 में लालू राबड़ी के शासन के बाद बीजेपी बिहार में सत्ता के लिए
समझौता करती रही है और अकेले नीतीश कुमार सब पर भारी पड़ते रहे हैं। पिछले 2 दशक में अगर जीतन राम मांझी को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ बने हैं नीतीश कुमार। गठबंधन बदलते रहे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। अमूमन क्षेत्रीय पार्टी में आपने देखा होगा कि वह एक जाति या परिवार की पार्टी होती है। परिवार से बाहर किसी को बड़ा चेहरा बनने नहीं दिया जाता और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इसके उदाहरण हो सकते हैं। बीजेपी के पास आज बिहार में अपना सीएम फेस नहीं है कि पार्टी में सुशील कुमार मोदी से लेकर सम्राट चौधरी तक सभी नीतीश कुमार की छत्र छाया में राजनीति करते रहे। ये कारण है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बिहार में बीजेपी की स्थिति एक क्षेत्रीय पार्टी जैसी बनी हुई है। ये कारण है कि एक मजबूत संगठन होने के बाद भी बीजेपी गठबंधन टूटने का डर, बिहार की सत्ता से बाहर होने का डर या बिहार राजनीति का असर केंद्र पर पड़ने नहीं देना चाहती। एक बात आपने भी देखी होगी इस बार के बजट के दौरान कि बिहार और आंध्र प्रदेश भाजपा के साथ विशेष सहयोगी की भूमिका में है और उन्हें बजट में कुछ विशेष देना शायद नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूरी बन गई थी कि बजट के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ और बिहार के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए तक के प्रावधान कर दिए गए। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें अगर झारखंड को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को जीत मिली है। खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी का तेवर उसी अंदाज में आ गया था जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले था। ऐसे में अगर बिहार हारते हैं तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर सवाल खड़ा हो सकता है। बिहार में हार होती है तो एनडीए के घटक दल तालमोल करने की स्थिति में आ सकते हैं। जेडीयू के साथ रहना बिहार में बीजेपी की मजबूरी है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे लाने की कोशिश की लेकिन प्रशांत किशोर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और बिहार में इस बार फ्लोटिंग वोटों यानी बदलती हुई वोटों की संख्या महत्वपूर्ण रहने वाली है और कांग्रेस इन वोटों को टारगेट कर रही है। मतलब बिहार राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से आप यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का कमजोर पड़ना बीजेपी के लिए फायदा और नुकसान दोनों हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व, उनकी लोकप्रियता के लिए बिहार चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि बिहार चुनावों के नतीजे निर्धारित करेंगे कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पूरे 5 साल टिकेंगे या नहीं। बिहार राजनीति का केंद्र की सतह पर मोदी की लोकप्रियता पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।